बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, तमाम सूबों में पार्टियों की क्या पोजीशन होगी, इलेक्शन वक्त मुकर्रर पर हो जाएंगे, क्या आरआई के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और कटी पतंग को कौन लूटेगा, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए आल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन है, अतीक मीर फाउंडेशन के चेयरमैन है और कराची की ताजिर बरदरी की बहुत अरसे दराज से खिदमत कर रहे हैं और उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और मुल्की उतार चढ़ाव में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जनाब अतीक मीर साहब इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और बड़े अच्छे अंदाज में अपनी पार्टी को डिफ़ाइन करते हैं और अपने मौक़िफ़ के हवाले से, पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। असरार अब्बासी साहब इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान हमारे कई प्रोग्राम की जीनत बने, प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ है, सियासी अवामी माशी के नशे व फराज के हवाले से बहुत अच्छी बारीक बीनी से तजिया करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा सैयद उबैद शाह साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अतीक मीर साहब, माशाल्लाह आप मेरे कई प्रोग्राम में आए, सियासत के उतार चढ़ाव को आप देख रहे हैं माशाल्लाह। जिस तरीके से हमारी जो सियासत जैसे जैसे करीब करीब इलेक्शन आ रहे हैं, 8 फरवरी की डेट है, उसी हवाले से क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, कभी ये क्या सराई की भी बातें चल रही है कि क्या इलेक्शन वक्त मुकर्रर पर होंगे या चारों सूबों में होंगे या किसी एक सूबे में नहीं होंगे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो मुल्क के हालात हैं उसमें इलेक्शन में जाना ही हिमाकत है और एक तासुर यह भी है कि इलेक्शन महज एक नमूद के तौर पे, दिखावे के तौर पे, रस्म के तौर पे होंगे, चुन लिया गया है कि किसे लाना है, ये एक आम तासुर है, ये मैं अपनी बात नहीं करता। ऐसी सूरत में ऐसा क्या है जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है, लोग क्यों इसे फेयर इलेक्शन के तौर पे नहीं देख रहे हैं? जब लोग इस तरह से सोचते हैं तो वो जो एक तासुर आम तौर पे इंतखाबात के बाद का उभरता है कि इलेक्शन के बाद हुकूमत स्टेबल हो जाएगी, चुनिंदा लोग आ जाएंगे, वो मुश्किलात से मुल्क को निकालने के लिए सरगर्म हो जाएंगे, ये तमाम उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं। आज लोग नहीं समझते। देखिए, मेरा तो ज़ाती ओपिनियन तो ये है कि आपके कुछ हालात अगर ख़राब हैं तो आप उन्हीं हालात को फिर दोबारा अपने मशीनरी में इस्तेमाल करेंगे तो कारकर्दगी नहीं बेहतर होगी। आप देखो ना, पीडीएम की हुकूमत रही 14 क्या कहते हैं, पीडीएम की हुकूमत रही 16 के बाद फिर मैं ये इसी तरफ आ रहा हूँ कि देखिए, अभी जिन लोगों ने आपके सामने एक माजी करीब में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जिनकी लगाई हुई मुआशी चोटें आज भी ताज़ा हैं, वो लोग नए बयानात के साथ, नए नारों के साथ, नए वादों के साथ, नए फरेब के साथ फिर सामने आ रहे हैं। हमारे सामने हमारा ही फेंका हुआ कूड़ा फिर ला के रख दिया है। ये तो खुद कहते हैं कि इसमें से चुनाव करें। ये तो खुद कहते हैं ना, आवाम चुनेगी ना, हमें चुनेगी। आवाम में अकल भी है, शऊर भी है, वो जैसे चुन के आएगी वो लेके आएगी। भाई, अवाम क्या चुनेंगे? अवाम के सामने कोई चुनने के लिए ढंग की चीज तो हो, इन्हीं लोगों को चुनेंगे। तो आपकी नजर में कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आ रहा जिसे चुना जाए इस वक्त इंतखाबात में? जो जेर सरप्रस्ती आए हैं, मैं समझता हूं, मैं उनसे उम्मीद नहीं रखता। यही लोग मुल्क की मुश्किलात का सबब हैं। अगर कातिल ही को जर्राहत का नश्तर दे दिया जाए तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मजीद कत्ल तो कर सकता है लेकिन वो मरहम नहीं रख सकता, किसी के जख्म नहीं सी सकता। इस वक्त जो लोग फिर एक नए पुरफरेब वादों के साथ सामने आ रहे हैं, ये लोग मजीद बर्बाद तो कर सकते हैं। इसलिए वो लोग जो इस वक्त एक यकतरफा सोच के साथ इस पूरे सिस्टम के निगरान हैं, इसके सरप्रस्त हैं, और कौन सी कोई एक गैबी ताकत है जिसने मजबूर कर दिया है कि आप उन लोगों को फेवर दें जो अवाम की नज़र में नफरत का सिंबल है, तो उन करता धरता लोगों को सोचना चाहिए कि अब मुल्क इस किस्म की प्रैक्टिस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक है, फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, सबको यकसा तौर पर हैंडल करना चाहिए। किसी को दबाव में लेना, किसी को सरप्रस्ती में लेना, ये इलेक्शन है तो क्या जरूरत है एयरपोर्ट पर खर्च करने की?
आप बिठा दें, आपको कल भी किसी ने नहीं पूछा था, अब भी नहीं पूछेंगे। आप अपने मनपसंद जो पार्टी बिठा दें उसको, लेकिन एक खुल गया पूरा ड्रामा, वो तस्वीरें भयानक सामने आ गई। उस तस्वीरों पर गुफ्तगू करते हैं। सर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो जैसे कह रहे हैं कि मरहम कौन रखेगा, जख्म को कौन सिएगा, तो क्या आप समझते हैं कि आपकी पार्टी इस काबिल है कि आप मरहम भी रख सकते हैं, जख्म भी सी सकते हैं? पीटीआई से आपका ताल्लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलीम भाई। मैं आपके जवाब में स्टार्ट लूँगा मीर साहब की उसी बात से कि इन हालात में इलेक्शन मजाक है। मैं उसमें सिर्फ एक ऐड ऑन करूँगा कि इस तरह का इलेक्शन एक मजाक है। तो आप क्यों हिस्सा ले रहे हैं उसमें? अब मैं आपको उसका वजह भी बता दूँ ना। बेसिकली इस वक्त जो हालात हैं और जब हमारी गवर्नमेंट को जिस तरीके से ख़त्म किया गया और वो हमें कहा गया जी आपने गलत बयानिया बनाया और उस गलत बयानिए की को इंडोर्स कर दिया आपकी जुडिशरी ने कि जी वो बयानिया ठीक था और कौम को हकायक बताने पे आपको सज़ा दी जाती है कि आपने कौम को हकायक क्यों बताए कि जी हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। असल इशू ये है कि हम जब बात करते थे कि पब्लिक ओपिनियन से जो लोग आएंगे ना, देखें हमने हमेशा पाकिस्तान में तजुर्बात किए। मीर साहब की नज़र मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत पे है और एक इंडिपेंडेंट की हैसियत से, मैं तो एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन जो इंडिपेंडेंट लोग हैं ना उनकी नज़र में शायद इससे बड़ा मजाक कौम के साथ कभी नहीं हुआ। हम मुख्तलिफ अदवार के मुख्तलिफ इलेक्शंस को ज़ेर बहस लाते रहे कि ये इलेक्शन ऐसा था, ये इलेक्शन, लेकिन एक मकबूल तरीन जमात को पहले भी तो आप देखेंगे ना, पहले की पार्टियों के अंदर भी तो उनके जो तीर का निशान दिया गया, इसी तरह तलवार हट गई, इसी तरह चलते रहे सारे। ऐसा कभी नहीं हुआ सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो इसलिए मैं आपको बता दूं ना, उसको थोड़ा सा अतीक साहब आप ये नहीं कहेंगे तलवार थी, तलवार से तीर आ गए, तीर खुद किया गया ना सर, वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन खुद बनाई गई और उसको तलवार एक पी एड ऑन कर दिया गया और ये तो नहीं कहा गया कि जी आपको जो सिंबल है उसके हक से महरूम कर दिया गया। और जिस तरीके से महरूम किया गया और जिस ग्राउंड्स पे किया गया, देखें ग्राउंड्स ये हैं कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन फेयर नहीं कराए, ये ग्राउंड थी। जबकि एक और जमात, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि मुनासिब नहीं लगता, उनका रिप्रेजेंटेटिव अगर मौजूद होता तो मैं बात भी करता, उसको फाइन करके कि जी आपने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, आप फाइन करके आपको सिंबल दे दिया जाए। तो ये दोहरा निजाम आप एक मुल्क में चलाएंगे तो क्या अवाम, देखिए जो तल्ख हकायक सामने आए हैं और जो कयास आराई नहीं है, तज्जिया नहीं है, एक वाज़े तस्वीर पोर्ट्रेट हो चुकी, वो ये कि माजी में ऐसा ही कुछ होता रहा, लेकिन अवाम की मासूमियत अवाम उन्हें समझ नहीं पाई। अब चूंकि एक पर्दा हट चुका है, मंजरनामा खुल चुका है, तो अवाम उसको देख रही है और अवाम अब इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं एग्जैक्टली वही बात करने लगा हूं कि जो स्क्रिप्ट राइटर है ना सर, वो आज भी पाकिस्तान को 80s और 90s का पाकिस्तान समझते हैं कि हमने जो स्क्रिप्ट लिखा उसको पर्दे के ऊपर पेश कर दिया और अवाम ने मनवान उसको तस्लीम कर लिया। लेकिन उनकी कैलकुलेशन कि इस दफा ऐसा सर कैलकुलेशन कहाँ गलत हो रही है? कैलकुलेशन यहां गलत हो रही है कि ये एक नौजवान वोटर्स का पाकिस्तान है और वो नौजवान वोटर जो पढ़ा लिखा भी है, बाशऊर भी है, और वो शऊर का जिन जब बाहर आ जाता है ना तो वो बोतल में इतनी जल्दी नहीं जाता। ठीक है, गुफ्तगू करते हैं। उबैद साहब क्या कहेंगे? असरार साहब कह रहे हैं कि भाई ये सारी सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देखें, मैं उसूली तौर पर जो पीटीआई का एक स्ट्रगल का एक पंच लाइन है या थीम लाइन है ना, वो है सिविल सुप्रीमेसी, जिसे वो कहते हैं गुलामी से आज़ादी या हकीकी आज़ादी। उसूली तौर पर मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, मगर अब वो मोर नाचता है, अपने पैर देखता है तो रोता है कि ये इतनी बदसूरती है। बात यह है कि वो जो नौजवान वोटर है जिसे सब कुछ समझ आ रहा है आज, वो 2018 में क्या अंधा था? वो क्या 5 साल का था? वो चूसनी उसके मुंह में थी जब सारे महकमा ज़राअत उठा उठा के लोगों को ले जा रहा था। खान साहब गले में पट्टे डाल रहे थे और मिठाइयाँ बट रही थी और नवाज़ शरीफ को फलां चीज़ पे नाअहल किया जा रहा था। सदारत के अहल नहीं थे, ताहयात नाअहल थे, रोज़ फैसले उनके ख़िलाफ़ आ रहे थे, तो सब नहीं दिख रहा था उस वोटर को। वो खान साहब ने जो किया वो अपना किया हुआ बोया हुआ काट रहे ना आज। और खान साहब की अपनी अमली प्रैक्टिकली क्या प्रैक्टिस थी आप देखें, तोशा खाने की डिटेल लोगों को नहीं पता। डॉक्यूमेंट पढ़ें, डॉक्यूमेंट। जज बशीर साहब, यही जज बशीर साहब जब
नवाज शरीफ को सजा दे रहे थे अल अजीजिया में और उसमें, तो पीटीआई के जो एंकर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं और सोशल मीडिया वाले वो कह रहे थे जज बशीर से ज्यादा दरवेश आदमी दुनिया में नहीं है, बच्चे इनके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और ये बहुत ही, और अब जज बशीर ने सजा दी है तो इनसे ज्यादा करप्ट आदमी कोई नहीं, ठीक है ना। जज बशीर को आप एक साइड पर रखें और ये पूछे कि उनके सामने डाटा क्या है, वो क्या है। इमरान खान साहब को कतर के दौरे में एक टेबल क्लॉक मिली है जिसे उन्होंने डिक्लेयर किया 3,25,000 रुपए, वैल्यू लगवाई वहीं बैठ के जैसे मंडी लगती है कि भाई यार इतने लिख दो इसके, और उसके 50% दे के उन्होंने वो अपने पास रख लिया। और इमरान खान साहब के गार्ड को जो उस दौरे में उनके साथ था उसको तोहफा मिला 3,87,000 रुपए। वजीर आजम को उनकी वैल्यू वजीर आजम के गार्ड की जो है ज्यादा थी, वजीर आजम को 3,25,000 का गिफ्ट दिया, वजीर आजम के गार्ड को 3,87,000 का गिफ्ट दिया, और वजीर खारजा को 7 लाख का गिफ्ट दिया। इमरान खान साहब ये समझ रहे थे कि ये बस, अभी मैं ज्यादा नामुनासिब लफ्ज शायद हो कि क्या कहूं कि बस पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है, जो मेरा दिल चाहेगा मैं कर लूंगा, फौज मेरे पीछे खड़ी है, सारे मेरे साथ हैं, मैं तो जिंदगी भर के लिए अब हुक्म रहा हूं, मुखालिफिन को मैं कुचल दूंगा, मार डालूंगा, ठीक है ना। तो वो अपनी मर्जी के उन्होंने रेट लगवाए, अपनी मर्जी से उन्होंने वैल्यूएशन भर दी, खुद रख लिया, और बाद में वो यही आदमी यही साहब कहते थे कि नेतन्याहू को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है क्योंकि उसने लोगों से तोहफे लिए, और तोहफे लेने पे देखें क्या जमहूरियतें दुनिया में होती हैं, तोहफे लेने पे इतनी तफ्तीश होती है। और फिर कहते थे यार मेरा तोहफा है, मुझे क्यों पूछ रहे, मेरी मर्जी, मैंने बेच दिया। वो नेतन्याहू वाली बात पता नहीं कहां चली गई थी। बात ये है सर, मैं सिविल सुप्रीमेसी की जाती तौर पर टिल माई लास्ट ब्रीथ मैं तो इसकी हिमायत करता हूं कि सिविल सुप्रीमेसी कायम हो इस मुल्क में, और जो लोग गैर मुंतखब हैं उनको सिविल उमूर में, सियासी उमूर में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब की ये जो स्ट्रगल है या जद्दोजहद है, लेकिन अफसोस ये होता है, मैंने कहा ना मोर नाचता है अपने पैर देखता है तो रोता है, खान साहब यही सब करते चले आए, इसी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होते चले आए, इसी इस्टेब्लिशमेंट से मिली भगत करके सियासत करते आए, मुखालफिन को मरवाने के चक्कर में रहे, कुचलने के चक्कर में रहे। मरियम बीबी को जेल से गिरफ्तार किया गया, आज बुशरा बीबी जेल में, और जेल फिर भी उनकी बेहतर है कि उनको अडियाला जेल में वो नहीं रखा गया और उनको बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मतलब ये कि यही सब तो खान साहब करते आए हैं। जी असर साहब जी देखें, दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं। एक तो मेरे साथी ने कहा 2018 का कंपैरिजन, ये कौम देख रही है कि 2018 में कुछ ऐसा नहीं था कि मुस्लिम लीग नून को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त नहीं थी, उनका सिंबल ले लिया गया था, उनकी खवातीन वर्कर्स को घरों से उठाया गया था, और अगर कैंडिडेट नहीं मिला तो उसकी फैमिली को उठाया गया। वो आज़ादी से कंपेन भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। इन्होंने बात की नवाज शरीफ के केसेस की, तो नवाज शरीफ के केसेस में थोड़ा सा डेप्थ में जाएं। अभी जो इन्होंने तोशा खाना की डिटेल बताई वो बिल्कुल एक मन घड़त डिटेल है। अगर आप जजमेंट उठा के देखें तो जजमेंट में जो आया है वो क्या है, वो ये है कि आपने डिक्लेयर किया है लेकिन उसके ऊपर तोशा खाना का अल्फाज नहीं है। अगर आप जजमेंट मंगवा लें तो वो आपको पता चल जाएगा ये गार्ड का और ये सब। और मेरा मैंने आपकी बात आप नहीं नहीं फरमा रहे थे, किया नहीं किया, की बात कर रहे हैं और स्क्रिप्ट लेके बैठे हुए हैं। आप स्क्रिप्ट लेके बैठे, मैं यही कह रहा हूँ ना सर, मैं देखे ना, मैंने इनकी बात को इंटरप्ट नहीं किया। अब ये भी हौसला पैदा करें, नहीं इनका हक है, मेरा हक है, चला बात इनकी पूरी बात सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी पूरी बात करें। लेकिन इस तरह का बयानिया बनाना कि जी इमरान खान जो है, देखें आपको पीटीआई की ना स्ट्रगल का पता है ना खान साहब की पॉलिटिकल विल का पता है। पीटीआई को 97 में 20 सीटें ऑफर हुई थी जब पार्टी सिर्फ 6 माह की थी, और उस वक्त भी हमने रिफ्यूज किया था। 2002 में मुशर्रफ साहब प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे, लेकिन काफ लीग और जीडीए के साथ मिलाकर, सॉरी नेशनल अलायंस फारूक लगारी साहब की, हमने उस वक्त भी रिफ्यूज किया। 2008 जब एंटी मुशर्रफ वोट था तो पीटीआई ने सिर्फ जुडिशरी के लिए बायकॉट किया। 2013 पूरे पाकिस्तान में हमने क्लियर कट मेजॉरिटी ली और हमारे मैंडेट को छीना गया, और हमने जब 5 हल्कों की बात की और 5 हल्के खुले, उसमें भी वो चीज साबित हुई। फिर 18 के इलेक्शन में आप कहते हैं जी हमें एस्टेब्लिशमेंट लाई, तो क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई एक गवर्नमेंट आप ऐसी बता सकते हैं जिसको हटने के बाद अवाम इस तरह निकली हो? अगर एस्टेब्लिशमेंट लाई थी तो अवाम की तो नफरत होनी चाहिए थी, अवाम को तो मिठाइयां बांटनी चाहिए थी, अवाम को तो खुश होना चाहिए था, क्योंकि अवाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। तो इसलिए मेरे भाई जो चीजें फैक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने से बजाय आप फैक्ट्स के ऊपर बात करें।
सर मुख्तसर बात करता हूँ, अतीक भाई को भी टाइम दीजिए। बात ये कि ये ख्याली दुनिया में है भाई, ये कह रहे हैं 97 में 20 सीटें, आपको पता नहीं है, आप भूल जाते हैं या आपको पता नहीं है कि अब्दुल सत्तार ईदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान खान साहब के खिलाफ 97 में, कौन सी 20 सीटें ऑफर हो गई, उन्होंने कहा आपको 97 का पता नहीं है, 97 में नहीं थी, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। 97 में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रिंट मीडिया से ताल्लुक रखता है। प्रिंट मीडिया, वो प्रिंट जो शायद छापने वाले भी करते हैं, प्रिंट मीडिया नहीं, आपको पता बहुत नहीं बड़े अखबार से नहीं है, बहुत बड़े अखबार से मैं 97 दूसरी बात कह रहे हैं, उन तमाम मीटिंग्स का हिस्सा था। मुशर्रफ वजीर आजम बना था, ये भी गलत फहमी है इनकी। मुशर्रफ ने कहा था वजीर बन जाओ, तो उन्होंने मांगा था मुझे वजीर आजम बनाओ, ये गलत फहमी है आपकी। अच्छा दीक्षित क्या कहेंगे आप इसको कैसे सिमेटते हैं? मैं आप दोनों हजरात से एक बात कहूँगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम अपनी एक तज्जिया क्या है, मैं अपने जहन से समझता हूँ कि ये यानी जो अंदेशे लाख हैं उनको बयान करूँ, जो मुझे मेरी अकल मेरी सोच से जो एक शक्ल बनती नज़र आ रही है, मैं उसके बारे में बात करूँ। लेकिन बेहतरीन बात वो है कि जो कोई तरदीद ना कर सके, यानी आप जब तज्जिए पर बैठे हैं, तबसरे पर बैठे हैं, तो आप ऐसी बात लाएं कि दूसरा भी कहे हाँ बात तो ये ठीक है। मिसाल के तौर पे जितनी भी सियासी जमातें हैं, आप एक चीज़ देखिए, जमहूरियत के चेहरे का जो उसकी जो वो मेकअप, वो आमरीत के ब्यूटी पार्लर में क्यों है? एक खालिस शक्ल पे, खालिस शक्ल में होना चाहिए जमहूरियत को। ये एक मजाक इस मुल्क से ख़त्म होना चाहिए। हमारा मुत्तफिका ये मुतालबा होना चाहिए। मैं भी आपके फोरम पे मुतालबा करता हूँ कि ये आम लोग सुन ले, हम सब का ही मुतालबा हो कि जमहूरियत ही को लाना है, तो आमरीत के मनूस साए क्यों है उसके ऊपर? हर कोई चाहता है कि उसको हुकूमत मिले, और हर कोई चाहता है कि किसी भी शक्ल में मिले, चाहे बूट चाटने की सूरत में मिले, चाहे सर झुकाने की सूरत में मिले। इख्तिदार के लिए सब पागल हुए जा रहे हैं। सर ये इख्तिदार की जंग है ना, इख्तिदार की जंग है। तो ऐसी जंग में आप भी एक बच्चा है 2 फीट उसका कद उठाए, उसको 10 फीट के स्टूल पे बिठा दे, आप कौन होते हैं उसको बुलंद कामत करने वाले? वो खुद अपनी स्ट्रगल से, अपने मैंडेट से। आप समझते हैं कि इस वक्त अपनी पोजीशन के हवाले से 1-1 करोड़ रुपया 2-2 करोड़ रुपया इलेक्शनों के अंदर खर्च हो रहा है, तो कैसे आगे आ सकता है? कभी भी नहीं। देखिए, ये मैंने क्या शुरू में कहा, सियासत का वही कचरा जो हमने अपने बदन से, सर से झाड़ा था, फिर सामने रख दिया गया कि चुनो इसमें से। कबाड़ खाने से क्या चुनोगे भाई? ये इनको अदालतों से सजाएं मिले, फिर अदालत उनको क्लियर कर दे, तो लानत ऐसी अदालत पर जो ऐसे फैसले करे कि जिस पर किसी को मुजरिम ठहराए, और फिर उसके बाद वही उसी शख्स को जुर्म उसे क्लियर कर दे। तो ये सारी दुनिया में हमारा दिलो इंसाफ भी सिफर हो गया, हमारी एस्टेब्लिशमेंट पर भी बातें हो रही हैं। इस वक्त जो सबसे खतरनाक बात मैं इस मुल्क में देख रहा हूं कि देखिए, आपके हिसार को मजबूत होना चाहिए। आप जिस घर में रहते हैं, जिस दफ्तर में रहते हैं, जो आपका कारोबार है, उसकी ग्रिल्ड सर ये सारी जो मुल्क की सलामती के इदारों को इतना काबिल नफरत नहीं होना चाहिए। और जिसने भी किया है, जिस इदारे में भी है, उसमें जो मुतदिल मिजाज हैं, उसमें जो वफादार हैं, उसमें जो उस इदारे के हकीकी मायनों में जो फैसला साज हैं, उन्हें इस वक्त अगर वो आगे नहीं आते तो फिर दुश्मन तो हमें हमारे मुल्क के अंदर घुस के हमारा क्या हशर, किस तरह हमारे मुआफिजीन कत्ल हो रहे हैं, किस तरह हमारे मुल्क को सत्यानाश कर दिया। तो अच्छा, मैं मीर साहब को थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ। लाइन जो मीर साहब की है या मौक़िफ़ है, स्टांस है, उसूली तौर पर मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, मगर आप मुझे बताएं, एक आदमी जो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के इक़्तिदार तक आया, आज क्या उससे कोई हमदर्दी होनी चाहिए? आप मुझे तो गुस्सा इमरान खान पे ये है कि इमरान खान को क्या जो भी आया है, मेरी हद सुने ना, या तो नहीं आया। अमेरिका में जलसा करके कह रहे थे कि मैं नवाज शरीफ पे जाके सबसे पहले एसी निकालूंगा, ये सहूलतें मांगता है जेल में। अभी ये जेल में क्या मांग रहे हैं?
अरे भाई देखिए, सियासी जुबान को छोड़े, वो सड़कों पे घसीटने वाले, पेड़ फाड़ कर वो सब कॉलम चीज़ें डाल कर रहे देते हैं, वो एक दूसरे की वोट में वो लोग उन लोगों की भी बातें इमरान खान ने तो एक दिन की कोई सहूलत नहीं है, हमारे आप जनरल लीडर है ही नहीं ना। गलत बयानी कर रहे हैं ना। बात तो देखें ना, अगर कहते हैं कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे, तो भाई 97 से लेके 2018 तक उसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी वो क्या थी? क्या अवाम में वो 2013 का मैंडेट गलत था, जब उसका मैंडेट छीन कर नवाज शरीफ को दिया गया? और आप कहते हैं कि जी, मैं आपकी बात एक लम्हे के लिए तस्लीम कर लेता हूं कि जी एस्टैब्लिशमेंट लाई थी, तो फिर वो अवाम क्यों निकली इमरान खान के लिए? कि अगर एस्टैब्लिशमेंट लाई थी तो क्यों निकली वो अवाम? और आज भी वो अवाम इमरान खान के लिए क्यों निकलना चाहती है और वो क्यों वोट करना चाहती है? कि वो काबिल नफरत लोग, जिस तरह मीर साहब ने कहा कि जो बारहा आजमाए गए, जिन साहब की ये वकालत कर रहे हैं, उनको कोर्ट ने कितने मौके दिए? सुप्रीम कोर्ट ने मौके दिया, वकालत कर रहे हैं ना सर। नहीं, वो कौन भी देख रही है, आप किस तरह बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ के साथ ये कर दिया गया, ये कर दिया। तो मेरे भाई, उनको जो JIT बनी, वहां सफाई का मौका दिया गया, कोर्ट में दिया गया, असेंबली में दिया गया, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर सके उस चीज को। हमें तो कोई ऐसी चीज, हमें तो जेल ट्रायल, हमें तो जेल से बाहर आने की कोर्ट तक इजाजत नहीं दी जा रही। और आप इसको कंपेयर कर रहे हैं कि जी जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था। आप मरियम बीबी की बात कर रहे हैं, मरियम बीबी के वालिद की तबीयत जब खराब हुई तो सजा याफ्ता थी और उनको उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने वालिद के पास भेजा और उसके बाद वो दोबारा जेल ही नहीं गई आज तक। तो वो कौम को डिस्ट्रॉय ना करें उनके फैक्ट्स को। देखिए, इमरान खान से आपकी नफरत जायज है, आपका कोई भी जाती फेल हो सकता है जिससे इमरान खान की आपकी नफरत, लेकिन इस वक्त आप जब आप मेरे मीर साहब ने एक बात ठीक की कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर ले, जब आप तजिया निगार होते हैं ना, या आप सहाफी होते हैं, तो आपको बात ये करनी चाहिए। इमरान खान की हिमायत नहीं, मैं हिमायत मत, मैं कब कह रहा हूं बिल्कुल है। इमरान खान को अवाम ने हिमायत है, आज ऐसे साहबियों की उसको कतई जरूरत नहीं है, जो किसी के भी लिफाफा लेके जर्नलिज्म करते हैं। मुझे इस तरह की मैं चाहूंगा आप दोनों साहिबान से, असल में आप लोग शख्सियत में फंस के रह गए। हमें बात करनी चाहिए इंतखाबात जो सर पे आ चुके हैं, उस पे लोग क्या करें, हमारा क्या किरदार हो। देखिए, जब आप अपना मैंडेट, अपना वोट किसी को देते हैं, तो आपकी सामने एक अच्छे शहरी होने के नाते आप एक अच्छे उम्मीदवार को वोट देते हैं। लेकिन अगर सारे ही टेढ़े लगड़े लूले दागदार हो तो क्या करेंगे? फिर आप कम बुरे को, आप कम बुरा अच्छा। तो इसी बुनियाद पर हम अगर तनकीद करें तो चले हम सब पे कर सकते हैं, लेकिन हमें वोट भी तो देना है। किसको दें? तो आप इलेक्शन या तो ना दें या जो कम बुरा उसको दें। तो जब ये मयार आ जाता है तो क्या चुनाव होगा, क्या नुमाइंदगी होगी? देखिए मीर साहब, बात ये, मेरा मौक़िफ़ ये है, ना ही मैं नवाज शरीफ का कोई हिमायती हूँ, ना ही मैं नवाज शरीफ का कोई हिमायती हूँ, ना इमरान खान का जाती मुखालिफ। मेरी बहस तो नहीं चुरा इमरान खान। मैं इस बात के खिलाफ हूँ जाती तौर पर कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट को अपना कंधा इस्तेमाल करने के लिए पॉलिटिशियंस देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आलाकार बनते हैं, इस्तेमाल होते हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट उनकी सरपरस्ती कर रही होती है तो बगले बजा रहे होते हैं, और जब इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ हो जाती है तो दुआइयां देते हैं, रोना शुरू करते हैं। ये उसूली बात। तो फिर मैं यही तो कह रहा हूं, इमरान खान कौन सा मुख्तलिफ है? मैं भी तो यही कह रहा हूं। और मेरा मौक़िफ़ क्या है? मेरा कोई इमरान खान ने कुछ जाति चुरा लिया है कुछ? क्या दूसरी बात है, मुझे आपको लग रहा होगा ना, आपको लग रहा होगा मेरे भाई, हमारे कल्चर ही है। मेरा लीडर बहुत अच्छा है, आपका लीडर चोर है, भाई ये कल्चर ही है। सही गलत की बात तो किसी ने करनी ही नहीं है, उसूल तो कोई है ही नहीं, बस सब अपने अपने लीडर के पीछे हैं। देखिए, एक मिनट सर, मुझे बात। दूसरी बात यह है कि मीर साहब ने कहा कि हम किसको वोट दें। ये बात उसूली तौर पर एक डिबेट का मौजू सही, अच्छा मौजू है कि हमने वोट तो देना है, हमारी जिम्मेदारी है, हमें देना चाहिए, तो हम किसको दें। बात यह कि इस इलेक्शन में मेरी अपनी ये राय है कि जैसे पीटीआई से बल्ले का निशान छिन गया, जो एक वेव होती है, एक हल्ला होता है कि बस अंधा टप्पा, वो तो अब हालात नहीं है। और कई हलकों में ऐसा है कि कहीं पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट अच्छा है, कहीं जमात इस्लामी का कैंडिडेट, कराची की सतह पर बात करें, कहीं एमक्यूएम का कैंडिडेट अच्छा है जिसको टिकट मिला है, कहीं पीटीआई का कैंडिडेट भी अच्छा है। तो लोग ये तय करेंगे। इस दफा पार्टी वाली वेव मुझे लगता है नहीं शायद नजर आएगी। सेंसिबल वोटिंग में लोग ये तय करेंगे कि उनके हल्के में कौन खड़ा है और वो उनके मसाइल हल कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो किस तरह का कैरेक्टर रखता है। तो ये पार्टी वाली वेव जो है
शायद इतनी ज्यादा नजर ना आए इस दफा। ये मेरा एक सर मेरा एक छोटा सा सवाल, आसान सा सवाल मैं भी कर लूं, आप तीनों आप के पूछिए, तीनों कीजिए, उसे बिल्कुल। आप लोग माशाल्लाह जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन चला रहे, क्या आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल आसानी के साथ इलेक्शन कैंपेन चला रहे? मैं इसी की तरफ आ जाता हूँ, फिर इलेक्शन की तरफ भी बात करता हूँ। जैसा कि प्लान 1 2 3 अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो क्या आप लोगों ने कोई ऐसी तरह की प्लानिंग की है कि 1 शो करेंगे, प्लान 2 शो करेंगे, प्लान 3 शो करेंगे? तो इसी तरीके से, क्योंकि अब तो दिन कम ही रह गए, कौन कौन से प्लान तक आ गए आप लोग? देखिए बात सिंपल इतनी है कि अभी भाई ने कहा कि पार्टी वेव, आप सिर्फ एक पार्टी को हटा देते हैं और बाकी तमाम पार्टियां अपने पुराने सिंबल्स पे इलेक्शन लड़ती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको खौफ एक पार्टी से है ना, और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, वो तो जमहूरियत की चैंपियन पॉलिटिकल पार्टीज और जमहूरियत के चैंपियन मीडिया पर्सन्स और सहाफ़ी इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहे कि ये एक अनफेयर मीम के जरिए आपने एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, सुन तो लीजिए ना सर, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, आपका हक है उसमें। उसके बाद आप कहते हैं कि जी वो वेव नहीं है, ठीक है जी। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, जिस तरह आपने कहा कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, हम उनका मकसद पूरा कर दें और कहें जी हमारा सिंबल नहीं है, हम तो, हमने उसके बावजूद अपने कैंडिडेट पुट इन किए हैं। और इस वक्त भी जो पोजीशन है ऑन ग्राउंड, हम अवाम के अंदर जाए ना जाए, अवाम हमारे लिए आ रही है। अब जो आप बात करें ना इलेक्शंस के हवाले से, देखें इस वक्त पोजीशन क्या है कि 2 रोज कबल 5000 लोगों पर एक FIR लॉन्च होती है, जिसमें कराची के तमाम कौमी और सूबाई असेंबली के उम्मीदवार हमारे जो नामजद थे उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, और जितनी भी 780 है दहशतगर्दी की दफात वो सारी कर दी जाती हैं। इसमें मज़ाहिका खेज बात क्या है कि हमारा एक टाउन चेयरमैन है, वो बेचारा अपनी वालदा की मैयत लेके पेशावर में बैठा है और उसके ऊपर कराची में दहशतगर्दी की FIR कट गई। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या इलेक्शन, इस तरह के इलेक्शंस जो हैं वो मसाइल का हल कतई नहीं होंगे। देखें इलेक्शंस में जब तक, मैं यहाँ पर मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात करता हूँ, आज आपके फोरम पे भी ये बात करके जा रहा हूँ कि आप किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को डिसएंगेज करके इलेक्शन कराएंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। और कल अवाम, आपको क्या कहते हैं रोका जा रहा है, आपको ये सारी चीजें हो रही है कराची के अंदर? सलीम भाई आप कहाँ पर होते हैं? पाकिस्तान में, कराची में। हमारे कैंडिडेट्स को ऊपर FIR दहशतगर्दी की काट दी गई ना, जो घरों पे भी थे उन पर भी दहशतगर्दी, जो शहर में नहीं थे उनके पर दहशतगर्दी की FIR काट दी। वो कैंपेन में कैसे सारी सियासत के अंदर आप बोर्ड वेस्टर्न पे देख लो, उधर देख लो, सारी चीजें चली रही है ना। कहाँ चल रही है मेरे भाई, आप जरा ग्राउंड पे निकले, मैंने ग्राउंड के ऊपर आप ही के कैंडिडेट से सवाल किया, आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है? कह रहे नहीं, हम बिल्कुल आसानी से कर रहे इलेक्शन। चले आप एक काम कीजिएगा, मीर साहब एक न्यूट्रल इंसान है, पिछले प्रोग्राम के अंदर ही मैंने बात की वगैरह, आसानी कराची में लेके निकले या किसी भी एक हल्के को आप चूज कर लें, आपकी मर्जी का हल्का हो। चले हम आवाम से पूछ लीजिए। अतीक साहब से सवाल करने से पहले एक सवाल आपसे, कराची की अगर मैं क्या कहते हैं उसकी बात करूं, काम की बात करूं, PTI की बात करूं, तो कराची के अंदर कोई ऐसा काम गिनवा दे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसा किया हो जिसके हवाले से हम ये कह सके कि वाकई कराची में कोई काम हुआ? जी, कराची का सबसे बड़ा काम देखिए, 18वीं तरमीम के बाद जो हमारे पास महदूद इख्तियारात थे वफाक के पास, 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास लामहदूद इख्तियारात चले गए। उसके बावजूद कराची का सबसे बड़ा मसला था, बारिश में कराची डूबता था, तो 3 बड़े नालों की जो तामीर कराई गई और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, वो फेडरल गवर्नमेंट ने किया। ग्रीन लाइन मंसूबा जो हमारी नवाज शरीफ साहब का दौर का था सर, कमल तो करने दें, इसमें खाते में ले रहे हैं, कमल तो करने दें, मेरी पूरी बात आप इंटरप्ट कर देंगे तो मैं ये कह रहा हूँ, हमारी मुखालिफ सियासी जमात का शुरू किया गया मंसूबा था, हमें तो चाहिए था कि हम उसको मुकम्मल ही ना होने देते। हमने उसकी इल्तवा की जो वजह थी वो ये थी कि सूबाई गवर्नमेंट ने उस पर बसेस देनी थी, फेडरल गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा देना था जो वो दे चुकी थी। हमने उसके बावजूद बसेस खरीद के सूबाई गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे विफाक से देके, उसके बाद कराची में जदीद 3 फायर टेंडर्स, फायर ब्रिगेड्स, ये PTI की गवर्नमेंट ने दिए। उसके बाद हम जो हेल्थ कार्ड और ये सारी चीजें करना चाहते थे, 18वीं तरमीम के बाद कहा गया कि जी हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो आज भी मैं ये कहता हूं कि कराची के, अभी मेरे भाई ने एक बात की कि सारी जमातों के जो एक मिक्स प्लेट बनाए, ये एक बड़ा एक कॉमन फार्मूला है कि जी मसाइल इतने ज्यादा है कि सबको मिल के बैठ के बात, एक लाइनर सबको मिल के इस मसाइल का हल करना चाहिए। तो भाई PDM में तमाम जमातें थी ना, 14-16 माह में आपने मसाइल हल कर लिए, हल्का 96 पर इलेक्शन लड़े MQM के शबीर अहमद कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत कैसे हैं आप, ठीक हैं?
जी अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर। मेरे मेहमान यहाँ तशरीफ फरमाए अतीक मीर साहब, असरार अब्बासी साहब, सैयद उबैद शाह साहब आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। मैं आपसे ये सवाल करने लगा हूँ कि आपका अक्सर हमने MQM के अंदर ये स्लोगन देखा है कि हमारा शहर हमारे इख्तियारात, तो हमारा इख्तियार, तो आपके क्या इख्तियारात के अंदर कमी आ गई है? आप किस तरीके से अपने आप को एक्सपोज करना चाह रहे हैं कि पहले आपके पास इख्तियारात नहीं थे और अब आप इख्तियारात लेके काम करेंगे? देखो ये हमको जो स्लोगन है ना, इसके एक पीछे बिहाइंड कोई रीजन है कि इख्तियार, देखो पिछली मरतबा भी जो हमारे मेयर थे और उनको इख्तियार नहीं दिए गए और सारे इख्तियार जो भी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर मास्टर ट्रांजिट का अलग कर दिया था, वाटर बोर्ड अलग कर दिया गया, तो ज़ाहिर है सारे पूरे दुनिया में देख रहे हैं ये सब ये मेयर के अंडर में होते हैं सारे। और फिर आप ये कह दें कि मैं इसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि आप किसी परिंदे के पर काट कर कह दें कि आप परवाज करें या परवान चले, तो कैसे कैसे ऐसे होगा? तो हम चाहते हैं कि हम इख्तियार के साथ हम आए और आकर हम आवाम की खिदमत करें। तो अब आप समझते हैं कि अगर आप आ जाएंगे तो आपको इख्तियारात अगर फिर भी ना मिले तो फिर आवाम दोबारा पीसेगी? नहीं ऐसा नहीं होता कि ये कैसे कैसे न तो कोई ऐसी हर दफा आप ऐसी वो करेंगे कि अब नहीं होगा, अब आइंदा इस तरीके से कर लेंगे? आप सुन तो लेना, आप जी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, स्ट्रगल जी आवाम को स्ट्रगल करना भाई। आपने आप हमसे पूछे सवाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 56 साल से रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा रही है ना, जी उनसे पूछे उन्होंने रोटी कपड़ा मकान दे दिया पीपल्स पार्टी को? आपको MQM से सवाल पूछ रहे हैं, MQM तो एक साथ मौजूद है ना, आप उनसे पूछे जो तब्दीली की बात करते थे, 3.5 साल हुकूमत मिली, उन्होंने क्या किया? ये सब चीजें हैं ना, ये सब पार्टियों ने ऐसे ही किया, लेकिन MQM ऐसा नहीं करती है। MQM अमलन आवाम की खिदमत करती है और हमने कराची में जब भी हमें इख्तियार मिला या पावर आए तो MQM ने डिलीवर किया। फारूक सत्तार साहब 1997 में मेयर थे, उन्होंने केट हुआ मंसूबा मंजूर करवाया पानी का। उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब 2005 में मुंतखब हुए नाजिम, उन्होंने K3 का मंसूबा मंजूर कराया। ठीक है शब्बीर भाई, बिल्कुल आपकी बात, ये 2000 क्या कहते हैं उस तक में पहुंचना, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इसमें कोई ऐसा काम मुझे बता दें कि जिसके अंदर MQM ने कोई ऐसा काम किया हो जिसको हम कह सकें? नहीं थे ना MQM के पास, क्यों मेयर था आपका, सारा के सारा आपकी हुकूमत थी, आप तो ये कहते हैं कि हमारे पास अब भी कोई आएगा तो समझो हमसे हमारे साथ मिलकर ही वो हुकूमत बना सकेगा, नहीं तो नहीं बना सकेगा। नहीं ऐसे ही होगा, जो मेयर थे ना, आपको भी पता है जो मेयर थे तो उनके पास क्या इख्तियार थे? नहीं तो आपके मेयर हो गए मुस्तफा कमाल थे, जब आपके बानी जो थे उस दौर के अंदर तो सारे काम हो गए, लेकिन 16 से लेकर 23 तक कोई भी ऐसा काम बता दे कि आप कह रहे हो कि MQM ने किया कराची के हवाले से? क्या सीधा नाम लें, क्या वो काम बानी ने करवाए थे? किसने? जो आप कह रहे हैं आपके बानी थे, इसका मतलब बानी नहीं तो काम नहीं होगा। नहीं तो वही तो कह रहा हूँ कि मुझे 2016 से लेके 2023 तक के कोई काम बता दे जो क्या कहते हैं। आप ये थोड़ा पीपल्स पार्टी से पूछे जो अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी ने क्या किया, आप पीपल्स पार्टी की तरफ लेके जा रहे हैं? आप तो थे नहीं ना, आप तो अपोजिशन में थे मेरे भाई, आप तो अभी अपोजिशन में था ना हमारी, तो आप तो अपोजिशन। आप अपोजिशन में कहा, आप हुकूमत के अंदर भी रहे, कई दफा हुकूमत में रहे, कई दफा हुकूमत से बाहर रहे, आप PTI के साथ भी हुकूमत में रहे, नून लीग के साथ भी रहे, पीपल्स पार्टी के साथ, सबके अंदर है। PDM की गवर्नमेंट में, आप PDM की हुकूमत में भी थे आप? PDM की हुकूमत थी तो PDM की हुकूमत में हमने बात की थी ना, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब उसमें गारंटर थे ना, जब इनसे एग्रीमेंट हुआ था उसमें गारंटर थे। सर वो तो 14 महीने की कहानी है, मैं तो आपसे 2016 से लेके 23 तक की कोई ऐसा काम मुझे दिखा दे। भाई आप 2016 की रेट लगा रहे हैं, 2016 के बाद क्या हुआ? 2016 से बाहर भी निकले ना, आप इनसे भी पूछे ना, जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं कि आप पीपल्स पार्टी से ये बात करें, जो 15 साल से जो इसने पानी के बूंद नहीं दिए कराची के अंदर, लोग मर रहे हैं प्यासे, लोग बेरोजगार हैं, 5 लाख नौकरियां देकर एक कराची वालों को नौकरी नहीं दी इन्होंने। ये सवाल आपका उनसे बनता है, आप मैं उनसे तो सवाल कर रहा हूँ, मेरे साथ PTI के बैठे हुए, मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के बैठे हुए थे उनसे भी सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे आपकी पार्टी के हवाले से सवाल कर रहा हूँ ना, कि आप मुझे अपनी पार्टी का डिफाइन करें ना कि क्या। हम तो मौजूद है मेरे भाई, हम तो मौजूद है ना, हम तो मौजूद, हम तो काम कर ही रहे ना। जब तो कोई काम तो बता दें कि कौन सा काम कर रहे हैं मुझे, ताकि ये भी बोले ना, ये कह रहे हैं कि हमने सारी चीजें वो की है, हमने कराची के अंदर ये किया, हमने ग्रीन लाइन लेके, हालांकि वो नवाज शरीफ साहब के दौर का था, हम तो उनसे भी यही सवाल कर रहे हैं। K2 का मंसूबा आपको किसने किया बता देना, K3 का मंसूबा किसने किया बता देना। कौन से सन में था जी? कौन से सन में हुआ था? आप जब ये मेयर थे, फारूक सत्तार साहब मेयर थे 1990। सर वो वाली मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं 2016 से लेके इसकी बात कर रहा हूँ, जब आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की दौर के बात कर रहा हूँ। कह रहे हैं ना 2016 के बाद इख्तियार नहीं था। जो हुआ हमारे पास तो 2 वजारतें थी वफाक में, वो हमने काम किया, IT की वजारत थी, आप IT की वजारत हमने बहुत काम किए, जो पोर्ट एंड शिपिंग के अंदर जो हमारे पास वजारत थी उधर हमने काम किए, बाकी पूरी हुकूमत तो नहीं थी ना। अच्छा अभी अब क्या मंशूर लेके चल रहे हैं आप, मुझे थोड़ा सा ये बता दें ताकि फिर बात आपकी पूरी वो आ जाए। जो आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उसमें किस मंशूर के ऊपर बात कर रहे हो?
वो मंशूर आपको पता है ना, हम किस मंशूर हम तो चाह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भाई लोग हमें वोट दे, हमने पहले भी आवाम की खिदमत की और अभी हम आवाम की खिदमत करेंगे, और इसमें हमने बिला नकल खिदमत की है ना, ऐसा नहीं कि हमने कुछ झूठ नारे नहीं लगाए हैं, हमने अब कोई माने या ना माने, हमें किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है ना, 8 तारीख को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिन लोगों ने आवाम को बेवकूफ बनाया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, अब आवाम पास हो रहे हैं, वो लोग अभी अपने हल्कों में जा नहीं सक रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हम अपने हल्कों में जा रहे हैं। हमें अभी भी इस वक्त में सिर्फ आपको एक पेपर दे रहा हूँ, मैं कारण मीटिंग में सब लोग खड़े हुए मेरे इंतजार जी 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 लोग फुल हाथ लेकर खड़े हैं। शब्बीर भाई बहुत 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 शुक्रिया, आप कॉर्नर मीटिंग के अंदर है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उन लोगों को लेकर आए जिसको अल्लाह पसंद करता है और हमारे मुल्क के लिए जो अच्छे होने। बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। ऐसा सब आपका जो बुनियादी सवाल था ना शब्बीर भाई, उसको एड्रेस नहीं कर सके। बेसिकली देखें, अगर आप कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सारी सीटें भी कराची की जीत जाते हैं ना, तो भी कराची के मसले का हल ये नहीं है। कराची के मसले का हल है एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम, क्योंकि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली। अच्छा, कराची के मसले का हल क्या पीटीआई के पास है? नहीं, मैं तो पीटीआई की बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो किसी सर, आप भी एक कराची के मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ कि जब तक मजबूत बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा, विफाक में किसी की गवर्नमेंट हो जाए, सूबे में किसी की गवर्नमेंट हो जाए, आप डिलीवर नहीं कर सकते। अभी भी एक उम्मीद नजर आई थी कि जी 15 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो पहली दफा उनका मेयर आ गया तो शायद कराची के अवाम के लिए कुछ बेहतरी हो, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों? कि वहां पर ऑपोजिशन के मैंडेट को चोरी करके आपने एक अपनी डमी गवर्नमेंट बनाई। तो मजबूत बल्दियाती निजाम हो, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को इख्तियार मिले, उससे फिर अवाम अकाउंटेबल हो। अब जिनसे मेयर छीना गया, जिस पार्टी से मेयर छीना गया, वो अब भी उनसे ज्यादा मजबूत हैं जो जिनका मेयर बैठा हुआ है। तो कैसे चलेगा ये मजाक हमने इससे पहले भी देखा। एग्जैक्टली ये कचरा उठा रहा है, दूसरा उसको वापस फेंक रहा है। बिल्कुल दोनों मुंतखब है। नहीं, ये तो बात ये सही कराची है। शहर के साथ, तो कराची शहर के लिए कौन, आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी को पार्टी है ना इस वक्त जो देख रहे हैं आप सियासी मंजरनामा, तो किसको क्या कहते हैं? मैं देखिए, अगर कराची की बात करें तो इस वक्त मुझे जो नंबर 1 वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी के जो काम है, मैं अगर तफसील या गिनवाने लगूं, हालांकि मैं उनका कोई कारकुन नहीं हूं, लेकिन जो ईमानदारी की बात है, जो न्यूट्रल बात करनी है, कराची में जो जमात इस्लामी का किरदार है, जो जमात इस्लामी की खिदमत है, वो सियासी कम और वो इबादत के जुमरे में आती हैं कि अक्सर लोग उनकी अचीवमेंट पे जब उनको उसका बेनिफिट मिलता है, हमने देखा कि वो खुशी के आंसू की आंखों में है। वो यकीन नहीं कि ये पार्टी हमसे, मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ, इस वक्त कितने लोग हैं जिन्होंने बैरियर टाउन में पैसे फंसाए हैं, और बैरियर टाउन एक तो पैसे वापस करने को तैयार नहीं है, और दूसरा गालिबन 30 या 35% कटौती के बाद वो पैसे देते हैं। जमात इस्लामी ने मलिक रियाज को मजबूर किया, 2 दफा कराची बुलाया, चेक्स दिए उन्होंने, और उनको चेक्स दिए और अरबों रुपए की चेक्स दिए। स्ट्रगल करते हैं कराची ये आप क्या कहते हो आप? अब ऐसा फिर इसके बाद काफी टाइम हो गया। शब्बीर कायम खानी साहब चले गए, अगर रहते 1-2 मिनट लाइन पे तो मैं 2016 से पीछे की एक बात करता। आप बार बार कह रहे थे 2016 के बाद क्या किया, 2016 के बाद तो वो गवर्नमेंट में नहीं है, तो वो ठीक है, यहाँ पीपल्स पार्टी अकाउंटेबल है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। अगर वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार और एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम नहीं देती, देखे ना केएमसी में लोग 6-6 महीने पेंशन के लिए, तनख्वाहों के लिए बैठे होते हैं, फिर वहां से सीएम हाउस से चेक आता है 50 करोड़ रुपए का, तनख्वाहें बांट दो, तो तनख्वाहें बढ़ती है उनको जिनकी सिफारिश होती है, भाई तुम 2 महीने की ले लो, तुम 4 महीने की ले लो, तुम ये ले लो। हालत क्या कर रखी है। आप इंडिपेंडेंट सिस्टम दें उनको, टैक्स कलेक्शन की इजाजत दें, म्यूनिसिपल सर्विस चार्जेस कलेक्ट करने की इजाजत दें, ट्रेड लाइसेंस फीस लेने की इजाजत दें, उनको इंडिपेंडेंट करें, वो अपना बजट बनाएं। उनके खाकरुबों तक को तनख्वाह नहीं मिलती। 15 साल से पीपल्स पार्टी के हाथ में मामला, जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, मगर मैं उनसे एक बात पूछता, पार्टी को लैंड ग्रेबिंग के कारोबार से फुर्सत हो तो कुछ करें। मैं उनसे एक बात पूछता, मैं कहता 2016 से पहले, 2008 से 2016 तक इस शहर में जो चाइना कटिंग हुई उसका कौन जिम्मेदार है? ये जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई इसका कौन जिम्मेदार है? ये सारे ग्राउंड खत्म हो गए इस शहर के, कब्रिस्तान खत्म हो गए, देखिए पार्क खत्म हो गए। एमकेएम जब बादशाह घर जमात थी, उस वक्त बहुत कुछ मुल्क की काया पलट सकती थी। सिर्फ कराची में बैठ के इतनी ताकत थी, मुल्क में किसी को ऐसा मैंडेट मिला नहीं। वो ताकत पीपल्स पार्टी ने सीटें फेंक फेंक के इनके आगे इनको बेबस कर दिया।
ये सीटों के वजारतों के चक्कर में फंस गए, आवाम से दूर। अभी इनका क्या मुंह है कि मांगे वोट मांगे, समझ नहीं, नहीं ये तो आता। कह रहे हैं कि हम तो बहुत पोजीशन से आएंगे। देखिए मैंने उसको क्लियर आपको बता दिया कि वो अगर पूरा कराची स्वीप भी कर जाते हैं ना, तब भी कराची के लिए कुछ तो डिलीवर नहीं पीटीआई क्या कर लेगी अगर मैं पीटीआई की बात इस वक्त नहीं कर रहा, नहीं, मैं जहाँ आपको कराची फैसले होते हैं के ना, मैं जहाँ कराची फैसले होते के हैं। मसाइल मेरी की बात कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन है, एक आखिरी बात, एक ही जुमला, मेरी इंफॉर्मेशन है कि जहां फैसले होते हैं वहां इन इलेक्शन में एमक्यूएम के लिए कराची से 16 सीटें हैं, निकालेगी। ये बात ठीक कर रहे हैं कि क्योंकि ये इलेक्शन इसी तरह का है, इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, अवाम के वोट का किसी को एहतराम नहीं है। देखिए बात फिर वही आती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कराची के मसले के लिए एक होना पड़ेगा। वो इसलिए कि अगर मजबूत बल्दियाती निजाम नहीं आएगा, गवर्नमेंट किसी की भी आए, पीटीआई की गवर्नमेंट ले आएंगी, आप नहीं डिलीवर कर सकते। क्यों कि जब हमारी गवर्नमेंट थी हम बार बार इनसे कहते थे आप प्रोजेक्ट दें, वो कहते थे आप पैसे दें, आप डायरेक्ट बल्दियात को पैसे नहीं दे सकते। ये कितनी मीटिंग्स हमने की, लेकिन इसका हल नहीं निकल सकता जब तक इंडिपेंडेंट निजाम नहीं आएगा, मेयर खुद मुख्तार नहीं आएगा पूरी दुनिया के बड़े शहरों की तरह, फिर उसको अवाम डायरेक्ट इलेक्ट करें, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, फिर वो अकाउंटेबल होगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि एक जमात कहती है यार सूबे में मेरी गवर्नमेंट नहीं थी, दूसरी कहती है जी वफाक में मेरी गवर्नमेंट नहीं थी, तो मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। जिस तो अब जो आने वाली हुकूमत है उसके अंदर भी तो जो जिस तरीके की जगह आएगी, देखिए आप कराची के मसाइल का हल नहीं हो सकता इस इलेक्शन में, चाहे आप किसी को भी कराची ये के हालात ऐसे ही चलेंगे, चेहरे बदल जाएंगे। लफ्ज इलेक्शन से पहले सोल्जर्स का एस लगा दें तो सिलेक्शन 2024 हो जाएगा। नहीं, आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन की भी बातें हो रही है 5 फरवरी के हवाले से, तो उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन मैं समझता हूं कि एक ही दफा एक पार्टी ने जो एक स्टैंड लिया, हमने 2013 में करवाया था और उसमें काफी नकाइस रह गए, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि जिस जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें भी तमाम जो बुनियादी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की थी वो पूरी की गई। हमारे सामने जो पार्टियां जिनको आपने इस वक्त नामजद वजीर आजम के तौर पे पेश किया है, उनकी तो फैमिली बैठती थी और नॉमिनेट हो जाती थी, उसमें तो कोई किसी के नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं होते थे, उसके ऊपर एतराजात नहीं आते थे, कुछ नहीं होता था। उस इलेक्शन को तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं, और फिर एक और जमात को जिसने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया ही नहीं है उसको आप कहते हैं फाइन दो और कोई बात नहीं, यू कैन रिटेन योर सिंबल। तो ये दोहरा म्यार है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर किसी सियासी जमात ने सही करवाने की कोशिश की तो वो पीटीआई ने 13 में करवाने की कोशिश की, हाँ उसके बाद उस तरह नहीं हो सके क्योंकि बहुत से मसाइल थे। लेकिन मैं बात ये कह रहा हूं कि हम कहते हैं मुल्क में जमहूरियत, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं होगी मुल्क में जमहूरियत नहीं आ सकती, क्योंकि वही पॉलिटिकल पार्टीज इक्तदार में आती हैं। तो जब उनके अंदर ग्रास रूट से ऊपर नहीं आएगा, और कराची के मसाइल का हल जो पीपल्स पार्टी दूसरी बात एक आखिरी लाइन में कह दूं कि कराची के मसाइल का हल यह है कि 18वीं तरमीम के ऊपर मनवान अमल नहीं हुआ। कराची के अंदर जो पीटीआई के उम्मीदवारों को टिकटें मिली है, क्या आप समझते सही तरीके से मिली है? बहुत सारे लोग नाराज हैं, बहुत सारे वो हैं। देखिए एक एक हल्के से अगर 10 मैं खुद एक हल्के से कैंडिडेट था और मैं समझता हूं कि मैं 96 से पार्टी के साथ हूं, 2 इलेक्शन लड़ चुका हूं, सब कुछ कर चुका हूं, लेकिन जब पार्टी किसी और को टिकट देती है तो बीइंग अ पार्टी रिप्रेजेंटेटिव एक एक फैमिली के अंदर 2-2 3-3 को टिकट दे दिया। ऐसा नहीं हुआ, वो जो थी उसको भी चेंज किया गया और ये किसी और पार्टी में हुआ। आप मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब की तीनों बहनों को टिकट मिलता है, जरदारी साहब को टिकट मिलता है, बिला पार्टी में कोई एतराज किया गया? किसी का टिकट चेंज हुआ? ये पीटीआई थी जिसमें एतराज किया गया और वो टिकट चेंज हो गए। ये आप कम से कम इतना क्रेडिट तो पीटीआई को दें कि वहां पर आवाज उठाई जाती है तो वो फैसले तब्दील भी हो सकते हैं। ये कोई खानदानी जागीर पार्टी नहीं है कि जिसने जो फैसला कर लिया उसको मनवन तस्लीम कर लिया जाए। ठीक है सर, कौन सी सियासी पार्टी को इख्तिदार में देख रहे हैं आप? इख्तिदार का हुम्मा कहां बैठना? देखिए लाने वालों ने जो फैसला किया, नून लीग तो नहीं, वो हर शक्ल में हर सूरत में हर जाविये से हम उसी को देख रहे हैं। और बाकी देखिए हर जमात को ये खुल खेलने का मौका, सिवाय एक आध जमातों के जो ताबेदार नहीं है, जो चाटने झुकने बिकने की सलाहियत रखते हैं, वो इस वक्त बादशाहों का ताज पहने। सर कौन किसे देख रहे हैं आप? नून लीग के बारे में समझता हूँ कि बहुत ज्यादा झुकाव है। नहीं, और इख्तिदार में देख रहे हैं आप इसे? इख्तिदार में देखिए मैंडेट के एतबार से, पब्लिक के रुझान के एतबार से
नून लीग का कोई कहीं नहीं, नामो निशान नहीं है। इख्तिदार में देख रहे लेकिन हैं। मखसूस कुव्वतों की नज़र में जो मैं देख रहा हूँ वो नून लीग के लिए खुसूसी मोहब्बत। मतलब आप हिमायत। नून लीग को इख्तिदार में देख रहे हैं, आप किससे देख रहे हैं? सर एक मैनेज इलेक्शन में तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन अगर आप विल ऑफ द पीपल पे जाएंगे ना, तो जो मंसूबा साज हैं मेरे भाई के कहने पे, उनके मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, मैं आज आपके प्रोग्राम में एक बात कह के जा रहा हूँ, इस क्लिप को संभाल के रखिएगा। अगर मैंडेट अगर टर्नआउट, वोटिंग टर्नआउट 25% क्रॉस कर गया तो सारे मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। लेकिन अगर बल्दियाती इलेक्शन की तरह, गिरना उन्होंने है। सर सुन लीजिए ना, मैं उसी क्यों खाक तरह में बताऊं सर, फर्क मैं उसका उसको गिनती उनकी लंबी होगी, बहस है डिब्बे उनके पास होंगे। सर। मैं यही RTS कह रहा हूं बैठ जाता है तो वो जब चाहते हैं। अच्छा, अब आरटीएस की बात करें तो आरटीएस की फैक्ट्स के, आरटीएस का सबसे बड़ा नुकसान पीटीआई को हुआ था। 11 सीटें हमारी कम हुई थी आरटीएस बैठने की वजह से। क्या बात। आपको पता ही नहीं ना, फैक्ट्स के ऊपर बात करें। एक प्रोग्राम मेरे साथ कर लीजिएगा 18 के इलेक्शन का, और आप अपने फैक्ट्स ले आइएगा, मैं अपने फैक्ट्स ले आऊंगा। चैलेंज करके जा रहा हूं आज आपको। चलो जब भी आप एक प्रोग्राम रखना चाहें, बैठ जाएंगे। फैक्ट्स के साथ, सबूतों के साथ, हवाई बातें नहीं करेंगे। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये बात कर रहा हूं बकौल आपके कि अगर 25% से टर्न आउट ऊपर चला गया, जिस तरह ये मैनेज करना चाह रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन कराची का जिस तरह मैनेज किया गया, उस तरीके से इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। हाई टर्न आउट हुआ तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा इनसे, ये मैं कह के जा रहा हूं। नहीं, आप क्या, आपकी बात मुझे थोड़ी सी अभी भी कंफ्यूज कर रही है कि आप कह रहे हैं कि 25 से ऊपर हो गया तो आपकी वो आ जाएगी, या 25 के 25% जब टर्न आउट क्रॉस करेगा तो अवाम के वोटों के मुंतखब लोग आएंगे, सिलेक्शन वाले लोग नहीं आएंगे, इलेक्शन वाले लोग आएंगे। आपकी नजर में कौन से? मैं आपको बता रहा हूं ना, आप ये प्रोग्राम कर लीजिएगा 9 फरवरी की नहीं, रात कौन को। से कौन से आप ये भी इनकी खुशफहमी है। हाँ। 50% भी टर्न आउट होगा ना, होने वाला कुछ नहीं होगा। चलिए सर, नतीजा उन्होंने निकालना है। मैं कह रहा हूं ना सर, मैं आप अगर सारा मेरे- डिब्बा आपके वोटों से भर जाए फिर भी आप हार जाएंगे। चले इस तरह वो वक्त नहीं रहा ना मीर साहब, डब्बा ये सर रह उसी गया। का भरा निकलेगा जिसका माई बाप चाहेंगे। हाँ, वो हमारी- चलिए, आप उस तरफ नहीं जाएंगे। परवीन शाकिर ने कहा मैं सच कहूंगी और फिर भी हार जाऊंगी। वो झूठ बोलेगा फिर और भी लाजवाब कर देगा। सर आप, तो ये मैं डिब्बा तो भी- कह रहा इख्तिदार किसको देखते हैं, बस एक जुमले के अंदर। नहीं, ये तो देखें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, वैसे- सबको पता है कि अभी जो हमारे पंजाबी मंडेला हैं वो आए हैं, वजीर आजम बनने के लिए आए हैं, और सबको पता है। और इतनी आसानी से उन्हें रिलीफ मिला है अदालतों से। लंदन प्लान पे मनवन और- अमल दरामद और हुआ। वो जाहिर है अल्टीमेटली वो अगले वजीर आजम है, और सिर्फ वो अगले वजीर आजम ही नहीं है, बल्कि वो जो उन पर तीरे चला रहे, तोपे चला रहे हमारे सिंध के चले लीडर, चले देखते हैं। वो भी अतिक वो मीर साहब, साथ ही मेरा प्रोग्राम होंगे। को बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। अतिक मीर साहब बहुत सही शुक्रिया, सारा साहब बहुत शुक्रिया, सईद उबिशा साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे प्रोग्राम को देखा। इंशाल्लाह जिंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस काकसर और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में जरूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।